जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का ये पेपर फर्स्ट है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। इसमें आपके पेपर का नाम क्या है दोस्तों? पेपर का नाम है एजुकेशनल असेसमेंट। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है EDU 301। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कमेंट को पिन करूँगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्लास 7 है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र फर्स्ट पेपर का ये क्लास 7 है। 6 क्लास जो हुआ है उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस क्लास को अटेंड करने के बाद उसे आप आराम से देख सकते हैं। चलिए, इसमें दोस्तों 40 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हैं, वो भी नोट्स के साथ। नोट्स को मिस मत करिएगा। ठीक है, नोट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। नोट्स से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा है। पहला है, डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का उपयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब डाप्सन के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, डाप्सन को DU से प्रदर्शित करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, डाप्सन को DU से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नोट को पढ़ेंगे। डाप्सन इकाई DU का इस्तेमाल वायुमंडल में मौजूद ओजोन की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह इकाई वायुमंडल के जमीन से ऊपर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई को मापती है। वायुमंडल में मौजूद ओजोन की मात्रा लगभग 300 DU यानी 300 डाप्सन इकाई होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 300 डाप्सन इकाई आपके एग्जाम में पूछेगा तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है। डाप्सन इकाई का नाम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता गॉर्डन डॉप्सन के नाम पर रखा गया। दोस्तों पूछता है आपके एग्जाम में कि डॉप्सन इकाई की खोज किसने की थी, तो खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, गॉर्डन डॉप्सन। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा आप। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, त्वचा कैंसर किन कारणों से होता है? तो त्वचा कैंसर आपका पराबैंगनी किरणों के कारण से होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक है? देखिए घातक पूछा है। ठीक है, तो घातक जो होता है आपका, अगर 150 से अधिक हो जाएगा तो घातक होता है। अब सर बताइए, 150 से अधिक हो गया तो घातक हो गया। अगर मान लीजिए 120 रहे या फिर 40 रहे, 80 रहे, तब कितना होगा? तो कोई बात नहीं, इसको मैंने नोट्स में आपको कंप्लीट किया है। ठीक है, नोट्स को आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है ना। चलिए, ध्वनि के कुछ स्तर हैं। कौन कौन से स्तर हैं भैया? ध्यान से देखिए। देखिए 5 डेसिबल ध्वनि अत्यंत मंद होती है। 75 डेसिबल जो ध्वनि होती है वो सामान्यतः तेज होती है। 80 से 90 डेसिबल ध्वनि जो होती है वो प्रदूषक होती है। 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्र होती है यानी तेज होती है। चलिए प्रश्न और सॉरी, इसमें पांचवा ऑप्शन है आपका 120 डेसिबल ध्वनि या अधिक तीव्रता होता है। ठीक है, चलिए छठवां इसमें दिया है 125 डेसिबल वह स्तर है जहां ध्वनि वास्तव में दर्दनाक होने लगती है। 140 डेसिबल इतने ऊंचे स्वर की आवाज़ सुनने पर कान में दर्द होने लगता है। यानी अगर 150 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? घातक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि 125 डेसिबल पर ध्वनि का कार्य क्या होता है, वो कितना नुकसान पहुंचाती है। तो याद रखिएगा, दर्दनाक होने लगता है या फिर कान में दर्द होने लगता है, इस तरह से आपके ऑप्शन में देगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 120, 140 और ऊपर मैंने जो भी बताया है 5। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है दोस्तों, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना? तो यह 1974 ईस्वी में बना था। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण और निवारण अधिनियम। ठीक है, चलिए नोट को बहुत ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत सरकार ने जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 को पारित किया था। ठीक है, पारित सर जी 1974 में हुआ था, तो लागू अगर पूछ लेगा तब क्या करेंगे? तो लागू देखिए 23 मार्च 1974 को लागू हुआ था। 1974 में ही लागू हुआ था, लेकिन 23 मार्च को याद रखेंगे। ठीक है, जब ये अधिनियम पारित हुआ तो इसका डेट नहीं दिया है कब पारित हुआ है, लेकिन जब यह लागू हुआ था तो उसका डेट दिया है। ठीक है, 23 मार्च 1974, इस पॉइंट को याद रखेंगे। देखिए इसमें अगला है, इसका मकसद जल प्रदूषण को रोकना और देश में पानी की गुणवत्ता बनाए रखना है। ठीक है,
आपसे पूछता है एग्जाम में दोस्तों प्रश्न कि भारत सरकार ने जो जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लाया था, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, जल प्रदूषण को रोकना और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना। इस अधिनियम को साल 1988 में संशोधित किया गया था। आपसे एग्जाम में यह भी पूछता है कि भारत सरकार ने जो जल प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण अधिनियम लागू किया था, यह किस सन में संशोधित हुआ था, तो 1988 में इसका संशोधन हुआ था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। तो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं दोस्तों, वो मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ छात्र छात्राएँ होंगी जो उनके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जुगाली क्या होता है सर। तो जुगाली को आम भाषा में बोल सकते हैं, जो पशु होते हैं गाय भैंस बकरी, ठीक है, जो कंटिन्यू अपना मुंह हिलाते रहते हैं, ठीक है, उसी को जुगाली बोलते हैं। इसे आम भाषा में क्या बोलते हैं, पगुरी। ठीक है, हम लोगों के गांव में, मैं गांव से हूँ, इसे पगुरी बोला जाता है। ठीक है, पगुरी यानी हमारी गैया भैंसिया क्या कर रही है, पगुरी कर रही है। तो उस पगुरी के दौरान दोस्तों जो गाय और भैंस होती हैं वो मीथेन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नोट्स में भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जुगाली यानी पगुरी करने वाले पशु चारे के किण्वन के परिणाम स्वरूप मीथेन CH4 नाम की ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं। ठीक है सर, इतना याद हो गया। चलिए आगे देखिए, यह गैस मुख्य रूप से डकार या मुंह के जरिए बाहर निकलती है। ठीक है, इतना भी याद हो गया सर। चलिए आगे देखिए, जुगाली करने वाले पशु यानी पगुरी करने वाले जो पशु होते हैं मीथेन का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जब वो पगुरी करते हैं दोस्तों या जुगाली करते हैं तो उनके जो माउथ होता है, मुंह होता है, उनमें दोस्तों ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं सर उसे क्या कहते हैं, तो उसे मीथेनोजेंस कहते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म चारे के किण्वन से मीथेन बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी को याद रखिएगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका दिया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होते हैं भैया, तो हरे पौधे जानवर अपघटक और जैविक वातावरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसमें दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है, एक पोषित स्तर प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है भैया, तो यह आपका प्राणी का पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 8 है, सजीव निर्जीव एवं पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया को कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, सजीव निर्जीव एवं पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया को पारिस्थितिकी कहा जाता है। एक प्रश्न को मैं 2 बार इसीलिए पढ़ता हूँ दोस्तों, मुझे पता है आपको टाइम नहीं मिलेगा दोबारा पढ़ने के लिए, तो एक ही बार में मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से याद हो जाए और परीक्षा में आपका उत्तर गलत ना हो, और मैं गलत होने भी नहीं दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं पढ़ा दूंगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, जैव विविधता में शामिल है। क्या शामिल है, तो जैव विविधता में दोस्तों आनुवांशिक विविधता शामिल होता है, प्रजातीय विविधता शामिल होता है और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता भी शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 10 है, एक पारिस्थितिकी पिरामिड संदर्भित करता है ऊर्जा का पिरामिड को, संख्या का पिरामिड को, या फिर जैव बायोमास पिरामिड को। दोस्तों जो पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं यह ऊर्जा के पिरामिड को संदर्भित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन छतरी पाई जाती है। तो दोस्तों यह स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है। सर ये स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, इसे समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, समताप मंडल। ठीक है भैया, समताप मंडल इसे बोला जाता है। तो सर ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, एक्सपोस्फीयर क्या होता है, मोसोस्फीयर क्या होता है, कोई बात नहीं, नोट्स को ध्यान से आप पढ़ लीजिए, या तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी भैया, देखिए पहला है क्षोभमंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, दूसरा है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तीसरा है आपका मध्यमंडल जिसे मोसोस्फीयर कहते हैं,
चौथा है आपका भैया तापमंडल, जिसे थर्मोस्फीयर कहते हैं। पांचवा है आपका बहिर्मंडल, जिसे एक्सफोस्फीयर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, लगभग 100% ये हमेशा पूछता ही है, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS जिम्मेदार है। दोस्तों इसका जो कारण पूछता है कि ये किस वजह से फैलता है, तो याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशामक यंत्र, ठीक है, आसंजक, एरोसोल, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाला प्रदूषित गैस कौन सी है। यानी दोस्तों जो पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं उससे कौन सा प्रदूषण फैलता है, इसमें ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है वो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है, ठीक है। जो पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड फैलता है, ठीक है। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ये टफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पेट्रोल से चलने वाली आप बता दिए, डीजल से नहीं बताएं। कोई बात नहीं, मैं डीजल से भी बता देता हूँ, पेट्रोल डीजल दोनों बता देता हूँ। चलिए नोट्स को ध्यान से देखिए आप। देखिए पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस निकलती है, वहीं डीजल से चलने वाले वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। इस पॉइंट को बहुत ही याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा, ठीक है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों इस क्लास को कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पेट्रोल से चलने वाली वाहनों से कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। और डीजल से चलने वाली वाहनों से कौन सा गैस निकलता है भैया, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका 13वां, अति चराई का परिणाम है। तो पहले आप अति चराई जान लीजिए, ये क्या होता है सर, अति चराई क्या होता है। पशुओं के द्वारा दोस्तों अत्यधिक जब चराया जाता है, ठीक है, पशु घास खाते हैं, ठीक है, ज़मीन पर वो अगर वो घासों को खा जाएंगे तो जब बारिश होगा तो क्या होगा भैया, मृदा क्षरण होगा, यानी क्या होगा, मटिया बह जाएगा, ठीक है, माटी बह जाएगा। उपयोगी प्रजातियों की धारणा, उत्पादक मृदा, ये सभी क्या होता है, अति चराई के परिणाम होते हैं। इन तीनों को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ एक प्रगति का दूसरी प्रजाति द्वारा पूर्ण प्रतिस्थापन कहा जाता है। तो इसे दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन और पारिस्थितिकी उत्तराधिकार दोनों कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हमें वनों और वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भैया, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए और खाद्य श्रृंखला की निरंतरता के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आपका प्रश्न नंबर 16 आ गया, मानवीय गतिविधियों से निम्न में से कौन प्रभावित नहीं होता है। तो यह दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं है जो मानव गतिविधियों के द्वारा प्रभावित होता है। भूजल का ह्रास, मैग्रोवा का नाश, प्रजातियों के विलुप्त होने का दर, क्या यह मानव गतिविधियों का जिम्मेदार है, क्या इससे प्रभावित होता है, नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 है आपका, सतत विकास का फोकस यानी केंद्र है। सतत विकास का केंद्र क्या होता है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो सतत फोकस का केंद्र होता है वह आर्थिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और पर्यावरण संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यह आपके धारा 45 में है, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में भैया, तो धारा 45 में है। तो सर इसके बारे में कुछ बता दीजिए। चलिए मैं नोट्स यहाँ पर लिखा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा इसे, ठीक है। भारत में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत क्या दिया गया है, तो भारत में मुफ्त शिक्षा दी गई है। कितने साल के बच्चों को, तो भैया 6 से 14 साल के बच्चों को।
संविधान के 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान के 86वें संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया। दोस्तों यह जो दिया गया था अधिकार, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था तभी ये अधिकार दिया गया था, यह भी पूछता है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला नोट्स आपको क्या कर रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित हुआ। यह अधिनियम 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन करता है। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में यह लागू हुआ था। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास को शेयर जरूर करेंगे, सभी पॉइंटों को याद करते चलेंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उसे नोट्स भी करते चलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है, शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके अरस्तु जी का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा है, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपका दिया है दोस्तों, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशें संबंधित थीं उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? तो दोस्तों जो राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशें थीं वह आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आप लोग क्लास को रोक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं कुछ इसमें आपको बता देता हूँ। चलिए, राधा कृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछता है भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन था, तो राधा कृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, ठीक है। इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जाँच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सूचना देने के लिए की गई थी, ठीक है। राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशें क्या क्या थीं, तो इसे दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको हमेशा काम में आने वाली है और आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगा, आप लोग पढ़ते चलिएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों प्रश्न नंबर 22 आपका क्या है, ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 22 को, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो दोस्तों जो 20 से 35 वर्ग के लोग थे, ठीक है, 20 से 35 वर्ष के, उनको निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों के लिए, ठीक है, अधिक दबाव डाला गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 23 दिया है, शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? तो विद्यालय भी है, पुस्तकालय भी है, संग्रहालय भी है। परिवार और जो समाज होता है वह शिक्षा के औपचारिक साधन नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, ठीक है, और बालक जो प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक जो प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका पेस्तोलॉथसी का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा है दोस्तों, बालक बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका रूसो का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 आपका दिया है दोस्तों, NEP 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? तो सर पहले ये बताइए कि NEP क्या होता है। NEP जो होता है दोस्तों, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था भैया? तो यह आपका तैयार किया था कस्तूरी रंजन समिति ने, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसमें नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के, ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति ने किया था। चलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसे भी। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा है, परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन का केंद्र की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो यह छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए की गई थी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला और भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। स्कूली शिक्षा में 5+3
3+3+4 में 5 को कौन सी स्कूलिंग कहा गया है? तो दोस्तों 5 को प्री प्राइमरी स्कूलिंग कहा गया है या प्री प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सर ये बताइए कि ये जो दिया है 5+3+3+4 इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो इस समय नई पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति आई थी दोस्तों इसी के अंतर्गत ये दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये क्या है? नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा है दोस्तों, कौशल विकास कोर्स किस वर्ग से शुरू होगा? कौशल विकास कोर्स आपका कक्षा 6 से शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है? प्रश्न नंबर 30 है, नई शिक्षा नीति में कम से कम किस वर्ग तक मातृभाषा में शिक्षा देना है? तो कम से कम कक्षा 5 तक दोस्तों मातृभाषा में शिक्षा देना है नई शिक्षा नीति के तहत। चलिए, प्रश्न नंबर 31 आपका दिया है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? तो भारतीय संविधान में शिक्षा आपका समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है, प्रश्न नंबर 32 पूछा है, सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के सामने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इन्होंने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल सरकार के सामने प्रस्तुत किया। चलिए ठीक है सर, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के लिए किस विचार से आरंभ किया गया था? तो नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। सर नामांकन संख्या क्या होता है? तो नामांकन संख्या जैसे हो गया एडमिशन। ठीक है, एडमिशन या फिर दोस्तों इस तरह से कह सकते हैं संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, ताकि जो प्राथमिक विद्यालय है गांव में उसमें अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने जाएं। ठीक है, इसीलिए मिड डे मील कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, कौन कौन है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा हुआ है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में दोस्तों बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती थी, वो हमारे बचपन के दिनों का स्कूल है। ठीक है, चलिए नोट को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNSPE शुरू किया था। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम दिया गया। ठीक है, इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। 1 सितंबर सन 2000 से प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पका पकाया खाना देने की योजना शुरू की गई। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि बच्चों को पका पकाया खाना प्राथमिक विद्यालयों में देने की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर सन 2000 को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है, साल 1956 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने मिड डे मील योजना शुरू की थी। ठीक है, इस योजना के तहत प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन मुफ्त में दिया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में मिड डे मील की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। तो मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो कामराज। ठीक है, किस सन में? तो 1956 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 34 है, सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब हुआ? तो सन 2001 में हुआ, आप सभी लोग जानते होंगे। 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसके बारे में बताइए सर, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। भारत सरकार ने साल 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, जिसे SSA कहते हैं, ठीक है, SSA का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखेंगे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, इस अभियान को समग्र शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा नाम क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। यह अभियान 86वें संविधान संशोधन के तहत 2001 में शुरू किया गया था। ठीक है, यह किस संविधान संशोधन के तहत शुरू किया गया था भैया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 35 आपका है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? तो सबसे पहले भैया पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह ग्वालियर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 आपसे पूछा है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है यह प्रश्न आएगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत जो था यह मैकाले ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बारे में बताइए सर, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। अब पूछेगा कि कब दिया था, तो 1835 में दिया था, ठीक है। तो आगे पढ़िए। इसे अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा में छनाई सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है भैया? तो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, ठीक है। यह सिद्धांत 1835 में लॉर्ड मैकाले मिंट्स में पेश किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। 1835 शिक्षा में छनाई का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैंडलर आयोग की स्थापना की थी? तो सैंडलर आयोग आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 1917 में आई थी, ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 39 है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है भैया? तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, ये सभी अंग्रेज थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 40, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसे। सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था भैया? तो यह आपका 19 जुलाई 1854 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा पत्र भैया? सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ। यह क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे। एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए आप सभी लोग, ठीक है। उसमें आप लोग, हम सभी लोग दोस्तों, जितने भी छात्राएँ हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सब लोग मिलकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो भी आपका डाउट होता है वो आप टेलीग्राम पर आकर मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, कोई भी उसमें प्राइवेसी नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।